जय हिंद दोस्तों। आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल गौतम जी के जीएस एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों हम लोग आज बिहार दरोगा पीटी के लिए जो होमवर्क सीरीज चला जा रहा है उसका जो हम दोस्तों पांचवा दिन का जो टेस्ट हुआ है और यह टेस्ट आपको 24/1/2025 को हुआ है। उसी टेस्ट को आज हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। इससे पहले 4 दिन का टेस्ट जो अपलोड कर दिया गया है, यदि आप नहीं देखे हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट बनाकर डाल दिया गया है, वहां से आप लोग देख सकते हैं। और दोस्तों आप लोग को पता है प्रत्येक क्वेश्चन हम लोग पीपीटी के रूप में देखते हैं। क्वेश्चन सेम यही रहता है दोस्तों, लेकिन उसको अलग फॉर्मेट के रूप में हम लोग तैयार किए हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। प्रतिदिन की भांति दोस्तों आज भी हम लोग पहले करंट अफेयर्स और क्वेश्चन बैंक से संबंधित जो भी क्वेश्चन दिया गया है उसको पहले देखेंगे। जिसमें पहला क्वेश्चन है कि नवंबर 2024 को COP29 संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन आयोजन कहाँ किया गया था। तो COP29 का है आपसे दोस्तों, तो याद रखना है अजरबैजान का शहर है बाकू, और बाकू में आयोजित किया गया था। बाकू में आयोजित, यहीं पे आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि COP28 यानी कि COP28 का आयोजन कहाँ किया गया था। तो COP28 का आयोजन आपका संयुक्त अरब अमीरात में किया गया था। नेक्स्ट है दोस्तों कि COP30 यानी कि COP30 का आयोजन कहाँ किया गया था। तो COP30 का आयोजन दोस्तों ब्राजील में किया गया था। COP30 का आयोजन ब्राजील में। यहीं पे क्वेश्चन आपसे पूछेगा दोस्तों कि COP15 का आयोजन कहाँ में किया गया था। तो सॉरी COP15 दोस्तों बताइए COP15 का आयोजन कहाँ में किया गया था। तो आपका कनाडा में हो जाएगा। यही COP16 आपसे पूछेगा COP16, तो COP16 दोस्तों कोलंबिया में हुआ है, कोलंबिया में, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 कि हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार विश्व के किस महाद्वीप में प्लास्टिक उत्पादक सर्वाधिक दर्ज किया गया है। तो प्लास्टिक उत्पादन दोस्तों सर्वाधिक एशिया महादेश में, याद रखिएगा, एशिया महादेश में दर्ज किया गया है। देखिए दोस्तों आपको ग्रुप डिस्कशन वहां पे जो करवाया जा रहा है होमवर्क सीरीज के दौरान, जितना उसमें क्वेश्चन रहता है टोटल क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर देखते हैं, और जो बातें दोस्तों क्लास में बताते हैं वही बातें आपको यहाँ पर भी बता देते हैं। चलिए नेक्स्ट कर रहा है दोस्तों कि वर्ष 2040 तक कुल प्लास्टिक उत्पादन कितने मीट्रिक टन पहुंचाने का अनुमान था। तो दोस्तों 700 मीट्रिक टन, याद रखिएगा 700 मीट्रिक टन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सतत विकास लक्ष्य भारत में किस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है। तो सतत विकास लक्ष्य दोस्तों नीति आयोग संस्था के द्वारा जारी किया जाता है, याद रखिएगा नीति आयोग संस्था के द्वारा। और नीति आयोग की स्थापना आपसे पूछेगा तो 1 जनवरी 2015 को, 1 जनवरी 2015 को, याद रखिएगा। फिर यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा दोस्तों कि SDG यानी कि सतत विकास लक्ष्य में कुल कितने लक्ष्य शामिल किए जाते हैं। तो कुल दोस्तों 17 लक्ष्य, याद रखिएगा। कुल कितने, तो 17 लक्ष्य शामिल किए जाते हैं। और यहाँ से एक और बात और याद रखना है कि सतत विकास लक्ष्य में दोस्तों भारत का शीर्ष राज्य कौन है। तो भारत का शीर्ष राज्य आपका केरल हो जाएगा, केरल। नेक्स्ट है कि सीरिया और तुर्की में आए विनाशकारी भूकंप से बचाव के लिए भारत सरकार के द्वारा कौन सा अभियान चलाया गया था। तो भारत सरकार का दोस्तों ऑपरेशन दोस्त पूछेगा दोस्तों, तो याद रखना है सीरिया और तुर्की के बीच चलाया गया था दोस्तों। फिर पूछेगा कि ऑपरेशन अमानत, तो ऑपरेशन अमानत का जो संबंध है वह आपको दोस्तों आरपीएफ से है, आरपीएफ से, रेलवे पुलिस फोर्स से है दोस्तों, याद रखना है। नेक्स्ट है कि ऑपरेशन गंगा भारत सरकार के द्वारा किस देश के लिए चलाया गया है। तो देखिए दोस्तों ऑपरेशन गंगा चलाया गया था जो यूक्रेन में दोस्तों फंसे भारतीयों के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया गया था, याद रखिएगा। यहाँ से क्या क्या रखना है, तो ऑपरेशन दोस्त सीरिया और तुर्की के में दोस्तों ऑपरेशन अमानत आरपीएफ के द्वारा, ऑपरेशन गंगा यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए। चलिए नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पे आपका कि संयुक्त राष्ट्र नारकोटिक ड्रग्स आयोग की 68वीं बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, कौन कर रहा है दोस्तों इस बार भारत किया है, याद रखिएगा। इस बार कौन किया है, तो भारत। फिर दोस्तों के संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान अध्यक्ष आपसे पूछेगा तो एंटोनियो गुटारेस हो जाएंगे, एंटोनियो गुटारेस यानी कि। नेक्स्ट है कि यूनिकॉर्न मस्तूल समझौता किन दो देश के बीच हुआ है। तो दोस्तों भारत और जापान के मध्य यूनिकॉर्न जो मस्तूल समझौता हुआ है भारत और जापान के बीच, याद रखिएगा। फिर भारत और जापान के बीच दोस्तों महत्वपूर्ण कुछ सैन्य अभ्यास है, जैसे दोस्तों जीमेक्स है। तो जीमेक्स सैन्य अभ्यास याद रखना है आपको कि भारत और जापान के बीच होता है जीमेक्स है। और जीमेक्स नौसेना अभ्यास है दोस्तों, और यह 2024 में जो आयोजन हुआ है प्रशांत महासागर में, 2024 में प्रशांत महासागर में हुआ है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों
कि रियाद शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किस देश में किया गया है? तो रियाद शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन आपको सऊदी अरब में किया गया है। नेक्स्ट है कि शिक्षा सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो शिक्षा सम्मेलन का दोस्तों आयोजन आपको दुबई में किया गया है। नेक्स्ट है कि एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग यानी कि एपेक में कितने देश शामिल हैं? तो देखिए दोस्तों 21, टोटल 21 देश शामिल है, याद रखना है एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 9 बोला कि इजराइल के प्रधानमंत्री कौन है जिन्हें हाल ही में गिरफ्तार करने का वारंट अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के द्वारा जारी किया गया था? तो इजराइल के दोस्तों प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, दोस्तों याद रखिएगा बेंजामिन नेतन्याहू को गिरफ्तार करने का वारंट जारी किया गया था किसके द्वारा? तो अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के द्वारा। नेक्स्ट है कि अल अक्सा मस्जिद कहाँ स्थित है? बताइए दोस्तों अल अक्सा मस्जिद कहाँ में है? तो इजराइल दोस्तों याद रखना है। अल अक्सा मस्जिद कहाँ में है? तो आपका इजराइल आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों कि अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? तो द हेग नीदरलैंड में हो जाएगा, द हेग नीदरलैंड में, याद रखिएगा। फिर दोस्तों यहाँ पे अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व बौद्धिक संपदा संगठन की स्थापना कब हुई और इसका दोस्तों मुख्यालय कहाँ में है? तो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का मुख्यालय दोस्तों जेनेवा में है और इसको 1967 में स्थापना किया गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 11 बोल रहा है कि आसियान में शामिल कुल सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो कुल दोस्तों 11 हो जाएगा। कुल कितना? तो 11 देश है जो कि आसियान में शामिल है। नेक्स्ट पे आते हैं दोस्तों कि 12वां क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 2026 तक विधानसभा की सीटों की कुल संख्या में परिवर्तन नहीं करने का प्रावधान किया गया है? तो देखिए दोस्तों 84वां संविधान संशोधन 2001 तक, 84वां संविधान संशोधन 2001 तक दोस्तों जो हुआ है 2026 तक विधानसभा की सीटों में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जो सीटों की संख्या निर्धारित किया गया था वह दोस्तों 2001 तक दोस्तों निर्धारित किया गया था और फिर 84वां संविधान संशोधन के तहत 2026 तक निर्धारित किया गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि संघ की कार्यपालिका का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है? तो संघ की कार्यपालिका का उल्लेख दोस्तों भाग 5 में किया गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि निर्माण पोर्टल का शुभारंभ किस मंत्रालय के द्वारा किया गया है? तो निर्माण पोर्टल दोस्तों कोयला मंत्रालय के द्वारा दोस्तों शुरू किया गया है, कोयला मंत्रालय हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पैरा खिलाड़ी अवनी लखेरा का संबंध किस खेल से है? तो देखिए दोस्तों पैरा खिलाड़ी है अवनी लखेरा जिनका संबंध दोस्तों शूटिंग से है, याद रखिएगा शूटिंग से है। नेक्स्ट है कि 16 महाजनपदों में एक ऐसा महाजनपद जो कि दक्षिण भारत में गोदावरी नदी के किनारे स्थित है, गोदावरी नदी के किनारे दोस्तों स्थित है। तो देखिए टोटल दोस्तों 16 महाजनपद हुए हैं, टोटल कितना? तो 16 महाजनपद, जिसमें दोस्तों एकमात्र महाजनपद जो कि दक्षिण भारत में गोदावरी नदी के तट पर है उस महाजनपद का नाम है अस्मक महाजनपद की राजधानी आपसे पूछेगा तब पोतना या पोटली हो जाएगा, पोतना या पोटली। नेक्स्ट है कि प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था तथा युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुआ था? तो देखिए दोस्तों प्रथम विश्व युद्ध का जो तत्कालीन कारण था दोस्तों ऑस्ट्रिया हो जाएगा दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया का राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या है, याद रखना दोस्तों। यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, ऑस्ट्रेलिया नहीं हो जाएगा ऑस्ट्रिया याद रखिएगा। ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या हुआ था और यह दोस्तों वर्साय की संधि के तहत समाप्त हुआ था, वर्साय की संधि के तहत यह युद्ध समाप्त हुआ था, याद रखिएगा। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर दोस्तों 18। क्वेश्चन 18 है कि किसी वस्तु का आरंभिक एवं अंतिम स्थिति के बीच न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं? तो दोस्तों विस्थापन कहते हैं, विस्थापन याद रखिएगा, विस्थापन। नेक्स्ट है कि मानव शरीर का सबसे बड़ी जनन कोशिका कौन सी है? तो मानव शरीर का दोस्तों सबसे बड़ी जनन कोशिका आपका ओवा हो जाएगा, ओवा याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि एलपीजी मॉडल किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में पेश किया गया था? तो एलपीजी मॉडल दोस्तों वर्ष 1991 में लाया गया था। तो उस समय दोस्तों पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे, पीवी नरसिम्हा राव। जब दोस्तों एलपीजी लाया गया था 1991 में तो उस समय आपसे वित्त मंत्री हो सकता है कहीं एग्जाम में पूछ दे, तो वित्त मंत्री उस समय मनमोहन सिंह थे, मनमोहन सिंह याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि पटचित्र एक प्रकार की चित्रकला है, इसका संबंध किस राज्य से होगा? तो दोस्तों उड़ीसा से,
पटचित्र का संबंध उड़ीसा से है, याद रखिएगा। पटचित्र कहाँ से? तो उड़ीसा। नेक्स्ट है कि मानव विकास सूचकांक के प्रकाशित करने के कितने आधार हैं? तो मानव विकास सूचकांक को दोस्तों प्रकाशित करने का जो अधिकार है, 3 आधार है। 3 आधार दोस्तों कौन कौन? तो जीवन प्रतिष्ठा, शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय। याद रखना है, जीवन प्रतिष्ठा, शिक्षा, प्रति व्यक्ति आय, ये सभी दोस्तों 3 आधार माना गया है मानव विकास सूचकांक के लिए। नेक्स्ट है कि लाल सेना और चेका सेना का संबंध किस क्रांति से है? तो लाल सेना और चेका क्रांति का संबंध दोस्तों 1917 ईस्वी में जो रूसी क्रांति हुआ था, रूसी क्रांति से संबंधित, याद रखिएगा। दोस्तों थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे कमेंट पे बताना है कि ये जो अक्षर आपका है, तो क्या सभी शब्द आप लोग को पढ़ने में कोई कठिनाई तो नहीं हो रहा है? अगर कठिनाई होगा तो इससे दोस्तों और कैपिटल यानी कि 12 अक्षर में लाएंगे और 12 अक्षर इसको कर देंगे। तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि इतना ही साइज सही है कि इसको और साइज बढ़ा दें। कमेंट में आप लोग जरूर बताइएगा कि साइज बढ़ाना है कि साइज इतना ही रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों कि केंद्र राज्य संबंध को सुधारने तथा राज्य की स्वायत्त संबंधित मार्गों को सिफारिश किस आयोग के द्वारा किया गया था? तो केंद्र और राज्य के दोस्तों जो बीच में संबंध सुधारने के लिए सरकारीय आयोग का गठन किया गया था। नेक्स्ट है कि निजता का अधिकार यानी कि राइट टू प्राइवेसी संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो दोस्तों अनुच्छेद 21 है निजता का अधिकार। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में विभिन्न क्षेत्रों को ख्याति प्राप्त 12 व्यक्तियों को मनोनयन की अवधारणा किस देश के संविधान से लिया गया है? तो दोस्तों आयरलैंड के संविधान से, आयरलैंड से, याद रखना है। राज्यसभा में दोस्तों टोटल 12 सदस्य मनोनयन किए करते हैं, कौन? तो राष्ट्रपति करते हैं। और 4 क्षेत्र में दोस्तों साहित्य, कला, सामाजिक विज्ञान और एक और है दोस्तों, साहित्य, कला, सामाजिक विज्ञान है और एक और है जो कि 4 क्षेत्र में टोटल मनोनयन किया जाता है और वह दोस्तों राष्ट्रपति के द्वारा। और यह आपको आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किया गया है, आयरलैंड के संविधान से। और याद रखिएगा डीपीएसपी जो है दोस्तों ये भी आपका आयरलैंड से ही लिया गया है, डीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व। नेक्स्ट है कि 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम महिला साक्षरता और न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो देखिए न्यूनतम महिला साक्षरता कहेगा दोस्तों तो आपका राजस्थान हो जाएगा और न्यूनतम पुरुष में कहेगा तो आपका बिहार हो जाएगा, याद रखिएगा। पुरुष में बिहार और महिला में राजस्थान। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति की महाभियोग प्रक्रिया में कौन भाग लेता है? तो देखिए दोस्तों राष्ट्रपति का महाभियोग कहेगा तो अनुच्छेद 61 के तहत लगाया जाता है और यह दोस्तों संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य के द्वारा, याद रखिएगा, संसद के दोनों सदनों को सभी सदस्य राष्ट्रपति के महाभियोग में भाग लेते हैं। लेकिन यहाँ से आपको कहे कि निर्वाचन, तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में दोस्तों संसद के सभी सदन भाग नहीं लेते हैं, संसद के केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं दोस्तों, मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। फिर राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं और दिल्ली, पुडुचेरी और दोस्तों जम्मू कश्मीर के जो निर्वाचित सदस्य हैं विधानसभा के वो भी भाग लेते हैं। चलिए नेक्स्ट है कि पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा किस समिति के द्वारा दिया गया है? तो दोस्तों एल.एम. सिंघवी समिति 1986 के तहत, एल.एम. सिंघवी समिति याद रखना है, एल.एम. सिंघवी समिति का गठन दोस्तों वर्ष 1986 में किया गया था। नेक्स्ट है कि रेशम उत्पादन के लिए बिहार का प्रसिद्ध जिला कौन सा है जिसे सिल्क सिटी कहा जाता है? तो बिहार का दोस्तों सिल्क सिटी कौन सा है? तो भागलपुर है, याद रखिएगा, भागलपुर है। नेक्स्ट पाते हैं कि विशिष्टाद्वैतवाद का मत किस महान दार्शनिक के द्वारा दिया गया था? तो विशिष्टाद्वैतवाद का मत दोस्तों रामानुजाचार्य के द्वारा दिया गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि युवा विकास कार्यक्रम किस संस्था के द्वारा चलाया गया है? तो दोस्तों इसरो के द्वारा, इसरो की स्थापना दोस्तों आपको 1969 में, याद रखना है, 1969 में हुआ है। नेक्स्ट है कि पलासी का युद्ध बंगाल के किस जिले में और दोस्तों किस नदी के तट पर लड़ा गया है? देखिए पलासी का जो युद्ध लड़ा गया है बंगाल के दोस्तों नदिया जिला और भागीरथी नदी के तट पर दोस्तों 23 जून 1757 को याद रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि किस अनुच्छेद के तहत युद्ध बाह्य आक्रमण के समय अनुच्छेद 19 में जो 6 मूल अधिकार को दोस्तों स्वतः निलंबन हो जाता है? तो याद रखिएगा अनुच्छेद 358 के तहत दोस्तों देखिए सबसे पहले जब राष्ट्रीय पत्रकाल 352 लगाया जाता है तो दोस्तों स्वतः आपका अनुच्छेद 358 लागू होता है। क्यों? क्योंकि दोस्तों जो अनुच्छेद 19 में जो भी आपको 6 प्रकार का मूल अधिकार दिया गया है वह दोस्तों स्वतः निलंबन हो जाता है, याद रखिएगा। अगर अनुच्छेद 19 के अलावा
और कोई मौलिक अधिकार निलंबन करना है, लेकिन 20 और 21 को छोड़ के, 20 और 21 अनुच्छेद को छोड़ के दोस्तों, तो अनुच्छेद 359 लागू करना पड़ता है। अनुच्छेद 359, तब दोस्तों कोई और मौलिक अधिकार आप निलंबन कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जर्मन सिल्वर किन धातुओं के योग से बनता है? तो जर्मन सिल्वर दोस्तों कॉपर, जिंक, निकेल, कॉपर, जिंक और निकेल का दोस्तों योग से बनता है, याद रखिएगा, कॉपर, जिंक और निकेल के। तो यहाँ पे दोस्तों करंट अफेयर और जो बुक से संबंधित क्वेश्चन था उसको हम लोग कवर कर लिए। अब हम लोग देखने वाले हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और स्टैटिक जीके, जो भी दोस्तों इनका नोट्स है, नोट्स से क्वेश्चन दिया गया है। तो चलिए इसको भी स्टार्ट करते हैं। बोला दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा कर्नाटक युद्ध 1756 में ऑस्ट्रिया तथा इंग्लैंड के बीच प्रसा में हुए सप्तवर्षीय युद्ध का विस्तार था? तो देखिए दोस्तों, यह 1756 से 1763 तक चला था, जो कि तृतीय कर्नाटक युद्ध के रूप में हम लोग जानते हैं, और इसको दोस्तों सप्तवर्षीय युद्ध से प्रचलित था। यह दोस्तों तृतीय कर्नाटक युद्ध, याद रखिएगा, तृतीय कर्नाटक युद्ध। और तृतीय कर्नाटक युद्ध दोस्तों पेरिस के संधि के तहत समाप्त हुआ है, पेरिस के संधि के तहत। नेक्स्ट है कि 1756 ईस्वी में बंगाल नवाब अलवर्दी खां की मृत्यु के बाद बंगाल का नवाब कौन बना था? तब बंगाल का नवाब दोस्तों सिराजुद्दौला बना था, सिराजुद्दौला। और प्लासी का भी दोस्तों सिराजुद्दौला के साथ ही हुआ था, ये भी बात याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसको बंगाल के नवाब बनाए जाने का बेंसीटाट ने 1760 को क्रांति की संज्ञा दिया था? तो मीर कासिम को दोस्तों, मीर कासिम को बनाने के लिए। नेक्स्ट है कि किस विदेश यात्री ने महाराजा रणजीत सिंह की तुलना नेपोलियन बोनापार्ट से किया था? तो नेपोलियन बोनापार्ट से दोस्तों रणजीत सिंह की तुलना किया गया था विक्टर जॉकमा के द्वारा, विक्टर जॉकमा के द्वारा, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किया था? तो दोस्तों टीपू सुल्तान हो जाएगा, टीपू सुल्तान, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसने 1755 ईस्वी में डिंडुगल, मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना किया है? क्या दोस्तों हैदर अली के द्वारा किया गया था, और फ्रांसीसियों की मदद से, हैदर अली के द्वारा फ्रांसीसियों की मदद से, याद रखना है। 1755 में दोस्तों डिंडुगल में और मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार स्थापित किया गया था। नेक्स्ट दोस्तों कि ब्लैक होल की घटना बंगाल के किस नवाब के शासनकाल में घटा था? या दोस्तों सिराजुद्दौला के शासनकाल में, जो कि दोस्तों 20 जून 1756 को, याद रखिएगा, 20 जून 1756 को ब्लैक होल की घटना घटी थी, और सिराजुद्दौला के शासनकाल में। और ब्लैक होल की घटना का जानकारी कौन देता है दोस्तों? तो हॉलवेल, हॉलवेल, याद रखिएगा, हॉलवेल। नेक्स्ट दोस्तों कि तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ और किस संधि के तहत समाप्त हुआ था? तो तृतीय आंग्ल मैसूर दोस्तों श्रीरंगपट्टनम की संधि के तहत समाप्त हुआ था, और श्रीरंगपट्टनम की संधि दोस्तों 1792 में हुआ था। देखिए आंग्ल मैसूर दोस्तों टोटल 4 हुआ है, टोटल 4 युद्ध हुआ है। कौन कौन सा बता देंगे? प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कहेगा तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1769 के बीच। अब फिर दूसरा आंग्ल मैसूर 1780 से 1784 के बीच। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 1792। चतुर्थ आंग्ल मैसूर दोस्तों 1799। तीसरा आंग्ल मैसूर आपका जो श्रीरंगपट्टनम की संधि के तहत समाप्त हुआ था। दूसरा आंग्ल मैसूर दोस्तों मंगलोर के संधि के तहत, और पहला आंग्ल मैसूर मद्रास के संधि के तहत समाप्त हुआ है। नेक्स्ट है कि चट्टानों के विकास के काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। देखिए दोस्तों इसका ट्रिक आपको क्या याद रखना है? ट्रिक रखना है AD KB, याद रखना है AD KB। तो ए से हो जाएगा दोस्तों आर्कियन क्रम की चट्टान, डी से हो जाएगा धारवाड़ क्रम की चट्टान दोस्तों, के से हो जाएगा कुडप्पा क्रम की चट्टान, और भी से हो जाएगा आपका विंध्य क्रम की चट्टान। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा 3, 4, 1, 2, क्रम वाइज आपको बता दिए हैं। चलिए नेक्स्ट है कि भारत के दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा शैलों का निर्माण किस युग में हुआ है? तो दोस्तों याद रखना है क्रीटेशियस युग में, क्रीटेशियस युग में। नेक्स्ट है कि भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग है जिसे क्या कहते हैं? दोस्तों गोंडवाना लैंड कहते हैं, गोंडवाना लैंड, याद रखना है। नेक्स्ट है कि पेंजिया के विखंडन के फलस्वरूप लॉरेंसिया और गोंडवाना के बीच जलराशि को क्या कहा गया था? तो दोस्तों टेथिस सागर, टेथिस सागर। और जो आप आज दोस्तों हिमालय देख रहे हैं वो पहले टेथिस सागर वहां पर था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि कौन सी चट्टान प्रणाली खनिज संसाधन की दृष्टि से संपन्न चट्टान है? तो खनिज संसाधन की दृष्टि से दोस्तों धारवाड़ क्रम की चट्टान हो जाएगा, धारवाड़ क्रम की। नेक्स्ट है कि महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो दोस्तों अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा, अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा दोस्तों दिया गया था महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। इन्होंने ही बताया था दोस्तों कि पहले पेंजिया और पेंथलासा था, जो कि स्थल भाग को दोस्तों, स्थल भाग को पेंजिया कहते हैं, और जो जलीय भाग चारों तरफ से घिरा हुआ था उसको पेंथलासा कहते हैं, वह अल्फ्रेड वेगनर है।
नेक्स्ट है कि ज्वालामुखी उदागर से निकले लावा के ठंडा होने पर किस चट्टान का निर्माण होता है? तो दोस्तों आग्नेय चट्टान का। लावा जब ठंडा होता है तो आग्नेय चट्टान का निर्माण होता है। नेक्स्ट है कि भारत में सबसे पुरानी और सबसे नवीनतम चट्टान कौन सा है? तो अभी दोस्तों हम क्रम वाइज आपको बताएं तो वहां से भी याद रख सकते हैं। सबसे दोस्तों आपको पुराना कहेगा तो सबसे पुराना जो होगा आर्कियन क्रम के चट्टान, और सबसे नया कहेगा दोस्तों तो गोंडवाना क्रम की चट्टान हो जाएगा, याद रखें। सबसे नवीनतम गोंडवाना और सबसे पुराना आर्कियन। नेक्स्ट है कि भारत में कोयला उत्पन्न करने वाला भौमकीय सेल समूह किस नाम से जाना जाता है? तो कोयला दोस्तों जो अधिक मिलेगा आपको गोंडवाना क्रम के चट्टान में, गोंडवाना क्रम के चट्टान में। नेक्स्ट है कि भारत के अपने पड़ोसी देश के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा का विस्तार आरोही क्रम कौन सा है? आरोही मतलब दोस्तों सबसे कम पहले कौन है, उसके बाद यानी कि बढ़ते क्रम में चले जाना है आपको। पहले दोस्तों कम, उसके बाद ज्यादा, फिर उसके बाद ज्यादा, ऐसे करके। देखिए सबसे कम दोस्तों अफगानिस्तान का है, उसके बाद भूटान का, फिर म्यांमार का, फिर नेपाल का, फिर पाकिस्तान का, फिर चीन, और उसके बाद दोस्तों बांग्लादेश का, याद रखिएगा। बांग्लादेश की लंबाई दोस्तों 4096 किलोमीटर है, याद रखना 4096 किलोमीटर है। और अफगानिस्तान का कहेगा तो 106 किलोमीटर है, 106 किलोमीटर। और 3488 दोस्तों चीन का, याद रखिएगा 3488 है। 3323 पाकिस्तान का है। नेपाल के पूछेगा दोस्तों तो 1751 है। और 1700 नहीं, नेपाल 1751 नहीं दोस्तों, म्यांमार ऐसे याद रखना है, 43 है दोस्तों इसका। और भूटान का आपका 699 है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं कि भारत शासन अधिनियम 1935 के अनुसार प्रस्तावित संघीय विधायिका के उच्च सदन का नाम क्या है? तो काउंसिल ऑफ स्टेट हो जाएगा, काउंसिल ऑफ स्टेट। नेक्स्ट है कि 1919 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा केंद्रीय विधानसभा यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली की कुल संख्या के कितने सदस्य निर्वाचित होने का प्रावधान किया गया है? तो देखिए दोस्तों निर्वाचित होने का 101 सदस्य और मनोनीत 44, और कुल पूछेगा तो कुल याद रखना 145 हो जाएगा, लेकिन यहाँ निर्वाचित पूछ रहा है 101 हो जाएगा, 101 आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अधोलिखित घटनाओं का सही कालक्रम चुनिए। देखिए दोस्तों चुनना था, लेकिन हम आपको सामने ही आंसर यहाँ पे लिख दिए हैं कि अगस्त घोषणा कब आया था? तो 1917 में दोस्तों चेम्सफोर्ड के समय आया था। मैकडोनाल्ड अवार्ड दोस्तों 16 अगस्त 1932 को, 16 अगस्त 1932 को आया था। और अगस्त प्रस्ताव अगस्त 1940 में आया था। और वेबल योजना 1945 में आया था, याद रखिएगा लॉर्ड वेबल का समय आया था। और अगस्त प्रस्ताव दोस्तों लिन लिथगो के समय आया है। नेक्स्ट है 1935 का भारत सरकार अधिनियम ब्रिटिश संसद के द्वारा कब पारित किया गया था? तो दोस्तों 1 अप्रैल 1935 को, 1 अप्रैल 1935 को दोस्तों पारित किया गया था। नेक्स्ट बात है कि भारत के गवर्नर जनरल की परिषद में प्रथम बार भारतीय सदस्य की नियुक्ति का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया है? तो दोस्तों 1909 का भारत शासन अधिनियम में, 1909 का भारत शासन अधिनियम में, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारत की विधायिका में शामिल है तो केंद्रीय विधानसभा और राज्य परिषद, केंद्रीय विधानसभा राज्य परिषद, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्वैत शासन की स्थापना हुआ है? केंद्र में कहेगा दोस्तों तो 1935 के भारत शासन अधिनियम, और प्रांत में कहता दोस्तों तो 1919 का भारत शासन अधिनियम। नेक्स्ट है कि महिलाओं को वोट देने का अधिकार पहली बार किस अधिनियम में दिया गया था? तो महिलाओं को दोस्तों वोट देने का अधिकार भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत दिया गया है, भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत। नेक्स्ट है कि किस अधिनियम के तहत प्रेसिडेंसी कॉर्पोरेशन विश्वविद्यालय और जमींदारों के लिए अलग प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया है? तो यह दोस्तों 1909 का भारत शासन अधिनियम के तहत, 1909 का भारत शासन अधिनियम के तहत। नेक्स्ट है कि किस अधिनियम ने पहली बार केंद्रीय बजट को राज्य बजट से दोस्तों अलग किया था? तो दोस्तों 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत, याद रखिएगा 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग किया गया था। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम के अंतर्गत अंग्रेजों ने भारत में पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल प्रणाली का प्रारंभ किया था? तो दोस्तों 1909 का भारत शासन अधिनियम हो जाएगा, 1909 का भारत शासन अधिनियम। नेक्स्ट है कि प्रांतों में आंशिक उत्तरदायी सरकार निम्नलिखित में से एक व्यक्ति अधिक गठित किया गया था? तो यह दोस्तों 1919 में, 1919 के एक्ट के तहत। नेक्स्ट है कि 1919 के अधिनियम में द्वैत शासन धारणा को जिस व्यक्ति ने परिचित कराया था वो कौन था? तो दोस्तों लॉर्ड चेम्सफोर्ड था, याद रखिएगा लॉर्ड चेम्सफोर्ड। नेक्स्ट पाते हैं कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत है बिना मुकदमा दोष सिद्धि के ही विधि न्यायालय में से किसी भी व्यक्ति को कैद करने का प्राधिकार सरकार को दिया गया था? तो रॉलेट एक्ट 1919 के तहत दोस्तों, रॉलेट एक्ट 1919 के तहत। नेक्स्ट है कि भारतीय संवैधानिक आयोग 1928 की अध्यक्षता किसने किया था? तो देखिए दोस्तों संवैधानिक आयोग जो साइमन कमीशन था उसी का
एक और नाम था संवैधानिक आयोग, याद रखिएगा। क्या दोस्तों, सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में गठित हुआ था, सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में। और दोस्तों 1927 में गठित हुआ था, लेकिन भारत में आगमन दोस्तों 1928 में हुआ है। नेक्स्ट पाते हैं कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया है। तो 1935 के अधिनियम के तहत दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट पाते हैं कि औपनिवेशिक भारत में एक संघीय अदालत की स्थापना के अधिनियम के अंतर्गत किया गया है। तो 1935 का दोस्तों भारत शासन अधिनियम के तहत, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई है। तो दोस्तों माउंटबेटन योजना के नाम से, और यह दोस्तों 3 जून 1947 को आया है माउंटबेटन योजना। नेक्स्ट है कि भारत को अधिकार क्षेत्र का दर्जा यानी कि डोमिनियन स्टेट किस तारीख को मिला है। तो दोस्तों 15 अगस्त 1947 को, याद रखिएगा, 15 अगस्त 1947 को। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 74। अच्छा एक सेकंड दोस्तों, 74 नहीं 73। बोला कि यूनेस्को में शामिल भारत का एकमात्र मिश्रित साइट धरोहर कौन सा है। दोस्तों कंचनजंगा है, कंचनजंगा है, याद रखिएगा, और यह दोस्तों सिक्किम में है। नेक्स्ट है कि यूनेस्को में भारत की पहली धरोहर कौन सी है, जिसे दोस्तों 1983 में शामिल किया गया है। तो देखिए दोस्तों, पहली बार तो यूनेस्को में शामिल किया गया था 1983 में आगरा का ताजमहल का दोस्तों, आगरा का जो किला है और अजंता के दोस्तों जो गुफा है, या तीनों को, अजंता की गुफा, आगरा का किला और ताजमहल को दोस्तों 1983 में यूनेस्को में शामिल किया गया है, याद रखिएगा। यहाँ से आपको और क्या याद रखना है, तो आप बिहार के एग्जाम की तैयारी करें दोस्तों, तो बिहार में जो बोध गया मंदिर है दोस्तों, बौद्ध मंदिर, उसको भी याद रखना है। 2002 में यूनेस्को में शामिल किया गया है, 2002 में दोस्तों, याद रखिएगा। कब, तो 2002 में शामिल किया गया है। भीमबेटका की गुफा कहेगा दोस्तों, तो 2003 में शामिल किया गया है। फिर छत्रपति शिवाजी टर्मिनल कहेगा, तो छत्रपति शिवाजी जो टर्मिनल को दोस्तों 2004 में शामिल किया गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि यूनेस्को में शामिल भारत के कुल कितनी रामसर साइट है। तो कुल दोस्तों 43 हुआ है। रामसर साइट कुल कितना है, 43 को, याद रखिएगा। कुल कितना दोस्तों, तो 43 हुआ। देखिए 39वां धरोहर पूछेगा दोस्तों, तो रामप्पा मंदिर हो जाएगा। 40वां धरोहर कहेगा तो धौलावीरा हो जाएगा। 41वां कहेगा दोस्तों तो शांति निकेतन हो जाएगा, जो कि पश्चिम बंगाल में है। धौलावीरा दोस्तों गुजरात में है। नेक्स्ट है कि 42वां धरोहर कहेगा तो होयसल, जो कि दोस्तों कर्नाटक में है। 42वां याद रखना है, होयसल, जो कि कर्नाटक में है। और 43वां कहेगा दोस्तों तो मोइदम, जो कि असम में है, याद रखना है, असम में है। असम का दोस्तों घोरघाट में है, याद रखिएगा। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। टोटल 75 क्वेश्चन ही था, तो 75 क्वेश्चन का दोस्तों हम देख कर 5वां दिन का था दोस्तों, हम लोग यहाँ पे समाप्त कर चुके हैं। फिर दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं सेट नंबर 6 के में। तो आज के लिए इतना ही। अगर दोस्तों आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हुआ तो लाइक जरूर कीजिएगा, और आप हमारा यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए दोस्तों। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।